हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, मैं मोहम्मद रफ़ात खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काइनेमेटिक्स की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद अब हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक के जो चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 3 है, जिसका नाम डायनामिक्स है, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक मैं आप लोगों को दो यूनिट्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो यूनिट 1 जो था फर्स्ट ईयर का फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने आपको यूनिट 2 यानी कि काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी। और अब जो है आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 यानी कि डायनामिक्स की जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल न्यूमेरिकल्स हमारे पास 7 है इस चैप्टर की। हाँ, 7 है। इनको हम सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बुक्स के अंदर के अ कार वेइंग 9800 न्यूटन, एक कार है उसका वेट आपको गिवन है 9800 न्यूटन, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी की आपको स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कह रहा है कि ब्रेक्स अप्लाई किए गए गाड़ी के और वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी रुक गई। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कार या बाइक के ब्रेक्स अप्लाई करते हैं मूविंग कंडीशन में, तो ब्रेक ऐसे नहीं, ब्रेक को आपने टच ही किया और गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई, नहीं, को थोड़ा डिस्टेंस कवर होता है उसके बाद जाके गाड़ी रुकती है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कार रुक गई। आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। आप ये बताएं कि उस कार को रोकने के पीछे कितनी फोर्स लगी होगी, मतलब फोर्स जिसने उस गाड़ी को रोका, फोर्स कैलकुलेट करनी है आपको। 3 चीजें गिवन है, गाड़ी का वेट गिवन है, गाड़ी जिस स्पीड से मूव कर रही है वो गिवन है, और जितना डिस्टेंस करने के बाद, कवर करने के बाद वो रुक गई, वो डिस्टेंस गिवन है। और जाहिर सी बात है, जब रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 वेलोसिटीज हैं या 2 स्पीड्स हैं। जिस स्पीड से वो मूव कर रही थी उसको हम कहेंगे इनिशियल, और रुकने के बाद जो स्पीड होती है वो होती है फाइनल। ठीक है, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रुकता है तो जिस स्पीड से वो मूव कर रहा होता है उसको हम इनिशियल कहते हैं, और रुकने के बाद जो स्पीड जाहिर सी बात रुक गई तो उसको हम फाइनल स्पीड कहते हैं, और हमेशा फाइनल स्पीड जो होती है वो 0 होती है। ठीक है ना। इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट देन द फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड इज ऑलवेज 0। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फोर्स कैलकुलेट करनी है और हमारे पास फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला मौजूद है दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि F इज इक्वल टू ma। अब F इज इक्वल टू ma को हमें सॉल्व करना है, तो हमें मास मिला हुआ है, वेट गिवन है, उसको हम मास में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना पड़ेगा। जो डेटा आपको गिवन है इसमें से पहले a फाइंड करेंगे, उसके बाद F इज इक्वल टू ma से हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम नंबर 1 का हम डेटा बनाते हैं। देखें, हमें जो गिवन है, हमें गिवन है सबसे पहले वेट, हमें गिवन है वेट यानी कि कैपिटल W। कितना गिवन है, 9800 न्यूटन। अच्छा, अब हमें जो है इसके साथ साथ कार की जो है वो इनिशियल स्पीड भी गिवन है, जिस स्पीड से कार मूव कर रही थी उस स्पीड को हम कहेंगे इनिशियल। तो इनिशियल स्पीड आपको गिवन है कार की, इनिशियल स्पीड यानी कि VI कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर को हमें लाजमी कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी यूनिट्स जो होते हैं वो SI सिस्टम में जो होते हैं उसको यूज करते हैं। तो स्पीड का या वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो दिस किलोमीटर पर आवर शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड बिफोर यूजिंग दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला। अगर आपने ये वाली वैल्यू यूज कर लिया आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान होता है, जो भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में गिवन हो उसको आप जस्ट मल्टीप्लाई करें 1000 से और डिवाइड कर दें 3600 से, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो इनिशियल स्पीड मिलेगी कन्वर्टेड वाली वो मिलेगी 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम इनिशियल स्पीड को ये वाली यूज करेंगे। आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 1000 से, यानी कि 40,000 को 3600 से डिवाइड करेंगे, इनिशियल स्पीड आ जाएगी 11.11। फाइनल स्पीड भी लिख लेते हैं रुकने के बाद, यानी कि VF कितनी, 0 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस उसने कवर किया रुकने से पहले जो, वो कितना था, S कितना कवर किया था, 50 मीटर्स। ये सारी चीजें आ गई। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है,
यानी कि रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग, रिटार्डिंग का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जीरो कर दे। रिटार्डिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक दे, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दे, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और इसका सॉल्यूशन जो है बड़ा आसान है। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हमें फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, F इज इक्वल टू ma, लेकिन हम यहां पर जो है सबसे पहले वेट को मास में कन्वर्ट करेंगे, फिर पहले a फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, फिर हम F इज इक्वल टू ma को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा कि मास ऑफ द कार इज, मास ऑफ द कार इज, हाँ भाई, मास हम कैलकुलेट कहां से करते हैं, हमारे पास ये वेट का फॉर्मूला होता है ना, W इज इक्वल टू mg। तो अगर मास गिवन हो तो वेट फाइंड कर सकते हैं, अगर वेट गिवन हो तो मास फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे मास फाइंड करना हो तो जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो मास का फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है, W ओवर जी। ठीक है, वेट को डिवाइड कर देंगे जी की वैल्यू से, तो वेट कितना गिवन है 9800, इसको हम डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। तो कार का मास कितना है 1000 किलोग्राम, ये हमें मास पता चल गया। ठीक है, कार का मास आ गया। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हमारे पास तीन इक्वेशंस मौजूद हैं, वो तीन इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास होती है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, एक सेकेंड इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस होती हैं। अब मुझे वो इक्वेशन यूज करनी है जिसमें एक्सेलरेशन आ रहा हो, तो मजे की बात तीनों में आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, टाइम का जिक्र है, यहां पर टाइम नहीं है तो डिस्टेंस है, तो इसको यूज नहीं कर सकते। इसमें डिस्टेंस भी आ रहा है लेकिन डिस्टेंस के साथ टाइम आ रहा है, तो टाइम हमें गिवन नहीं है, तो हम इस वाली इक्वेशन को भी यूज नहीं कर सकते। थर्ड में एक्सेलरेशन भी आ रहा है, डिस्टेंस भी आ रहा है, और कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं है। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन को यूज करके आप कार की एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, और जैसे ही एक्सेलरेशन फाइंड होगी तो हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो जनाब, by using third equation of motion, by using third equation of motion we can determine acceleration of the car। ठीक है ना, एक्सेलरेशन के बगैर ऑब्वियसली बात है आप फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले 2 रहेगा, मल्टीप्लाई के अंदर ए रहेगा, डिस्टेंस आपको 50 गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है, कितनी थी 11.11, 11.11 ऐसे बोलते हैं ना उर्दू में, 11.11 स्क्वायर। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 52 ही हो जाएगा 100, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, जीरो खत्म, इसको हटा दो, नेगेटिव साइन रहेगा, फॉर्मूले का है, ये वैल्यू पर स्क्वायर नहीं है, सॉरी साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये फॉर्मूले का साइन है, स्क्वायर सिर्फ इस वैल्यू पर है 11.11 ना, तो इसको आप नेगेटिव ही रहने दीजिएगा। 11.11 का अगर हम स्क्वायर करना चाहें तो जनाब इसका स्क्वायर क्या बनना चाहिए, 11.11 का स्क्वायर 123.4321, 123.4321 ये हमारे पास आ गया इस वैल्यू का स्क्वायर। अब हम जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सेलरेशन मिलने वाली है, उसके बाद हम हमारी रिक्वायर्ड फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलने जा रही है, नेगेटिव 123.4321 को डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, 100 का मतलब अगर डिवाइड करना है 100 से, इसका मतलब 2 जीरो डिवाइड में है, तो ये डेसिमल जो है वो 2 दफा पीछे चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई नेगेटिव
1.234321 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर नहीं है। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने मास की कैलकुलेशन करी वेट से, फिर हमने एक्सेलेरेशन की कैलकुलेट करी गिवन फिजिकल क्वांटिटी से। तो अब हमें जो है यहां पर एक्सेलेरेशन भी मिल गई है। अब हम चलते हैं हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन की तरफ, जो कि क्या है, फोर्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। और वो क्या होता है, F इक्वल्स m टाइम्स एक्सेलरेशन। m भी पता है, a भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। m कितना है, 1000 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -1.234321। 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये डेसिमल 3 दफा आगे चला जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -1234.321 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा आंसर है फाइनल। इसको मैं कर देता हूं ब्लू से, पूरे को लिख देते हैं ब्लू से ना। ये हमारा फाइनल आंसर है, F इज इक्वल टू -1234.321 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। चेक करें एक दफा आंसर। इसमें लिखा हुआ है 1234.57 लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। 1234 तक आपका आंसर सेम है, बाकी 3 डेसिमल के बाद 45 आ रहा है, 57 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपका आंसर आ चुका है। एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए हो तो आप पूरी पूरी वैल्यूज को पुट करेंगे, जहां भी जो वैल्यू आ रही है 100% वही वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेगेटिव साइन ही शो कर रहा है कि दिस इज अ रिटार्डिंग फोर्स। नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन shows that it is a retarding force, retarding force, got it। क्योंकि इसने रिटार्डिंग फोर्स का ही बोला था तो हमारा ऑलरेडी आंसर जो है वो नेगेटिव में आ गया। इसका मतलब दिस फोर्स इज रिटार्डिंग। तो नेगेटिव साइन अगर आ जाए तो वो रिटार्डिंग फोर्स होती है या डिसेलरेटिंग फोर्स होती है। तो भाई उस कार पर एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इतनी लग रही है, 1234 न्यूटन। नेगेटिव का मतलब रिटार्डिंग। समझ आई बात। बहुत आसान प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन नोट करें, प्रॉब्लम 2 की तरफ चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। और सेकंड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि अ हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन। हेलीकॉप्टर का वेट गिवन है 3920 न्यूटन। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग, ऊपर जा रहा है, असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन गिवन है। बोल रहा है कि अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो बताओ हेलीकॉप्टर पर कितनी फोर्स लगेगी, एंड व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर। दोबारा फोर्स कैलकुलेट करनी है इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। भाई 2 सिनेरियो है इस प्रॉब्लम के अंदर, 2 सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे हमें, अलग अलग डेटा बनाएंगे। एक डेटा में हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, और दूसरी कंडीशन में हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। तो इन दोनों अलग अलग कंडीशंस में आपने ये बताना है कि फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर कितनी है। 2 अलग सीन्स हैं, 2 अलग कंडीशंस हैं, दोनों में आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑन द हेलीकॉप्टर। तो वे काम ही करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर जो है वो अलग अलग डेटा बनाएंगे, जाहिर सी बात है एक साथ डेटा बना के सॉल्व नहीं करेंगे। तो पहले मैं डेटा बना रहा हूं फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज ascending with acceleration, ठीक है। पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ये समझे कि ये हमने, चलो मैं यहां पर ये लगा देता हूं, हेडिंग नहीं लिख रहा। ये समझ लो कि ये फर्स्ट कंडीशन है जिस कंडीशन में हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। पहले हम कौन सी कंडीशन को पिक कर रहे हैं, जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है लेकिन कैसे, एक्सेलरेशन के साथ। लिखा हुआ था ना
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट स्पीड के लिए दोबारा हम लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे विद कांस्टेंट स्पीड, फिर उसको अलग सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम बनाते हैं डेटा। गिवन क्या है? हाँ भाई, गिवन क्या है इस कंडीशन में? कंडीशन में गिवन आपको है हेलीकॉप्टर का वेट, वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर कितना था? ये है 3920 न्यूटन, वेट आ गया। और आपको एक्सेलरेशन गिवन है, यानी कि ए कितनी गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करनी है? फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। बताओ हेलीकॉप्टर पर कितनी फोर्स लग रही है? एफ। ठीक है जनाब, ये हमारी कंडीशन आ गई है, ये हमारा डेटा आ गया है। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन को। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा भाई, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो समझा दूं। वो ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, कोशिश करता हूँ बनाने की। क्या है, आप डायग्राम पे मत जाइएगा। ये आ गया हमारे पास एक हेलीकॉप्टर, ठीक है, जो भी जैसा भी बना खैर है। अच्छा, अब हेलीकॉप्टर की बात करें अगर, तो हेलीकॉप्टर के ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं। यहां बना रहा हूं फोर्सेज जो लग रही है हेलीकॉप्टर पे। एक हेलीकॉप्टर का वेट है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, डब्ल्यू वेट। और एक हेलीकॉप्टर के इंजन की फोर्स है जो कि इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है, ये आ गया एफ। यानी कि देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द हेलीकॉप्टर। एक, जाहिर सी बात है, हेलीकॉप्टर का मास है तो उसका वेट भी होगा, और वेट हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ। वेट क्या होती है? फोर्स होती है। तो हेलीकॉप्टर पर दो फोर्सेज लग रही है, गौर से सुनिएगा। एक नीचे की तरफ जो हेलीकॉप्टर का वेट है उसको नीचे खींच रहा है, और एक ऊपर की तरफ जो हेलीकॉप्टर का इंजन या उसके विंग्स है जो उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। कितनी फोर्सेज हो गई? दो फोर्सेज हो गई, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करनी है, बताओ ये वाली फोर्स कितनी है जो इस हेलीकॉप्टर को ऊपर लेकर जा रही है फोर्स, वो फोर्स कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? याद रखिएगा इस कंडीशन में। देखो, मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताऊं, कुछ कंडीशंस बताऊं। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो और इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेज लग रही हो और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हो, F1 और F2 दो फोर्सेज हो और सेम डायरेक्शन में लग रही हो, तो याद रखिएगा इन दोनों फोर्सेज का सम हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट आप प्लस कर दें, F1 प्लस F2। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स फाइंड करनी हो, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी हो कि इस ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है इन दोनों फोर्सेज की वजह से, तो आप इन दोनों फोर्सेज को डायरेक्ट प्लस कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? सेम डायरेक्शन में फोर्स हो तो आप प्लस करिएगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो और उस पर दो फोर्सेज लग रही हो, एक F1 हो और दूसरी F2 हो, और अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कितनी लग रही है रिजल्टेंट फोर्स, तो अब पता है हम क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे। अब रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए हम दोनों फोर्स की सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, जो ज्यादा वाली होगी उसमें से कम वाली को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स। तो सेम डायरेक्शन में हो फोर्सेस तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है बाय एडिशन, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हो तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है बाय सब्ट्रैक्शन। समझ आई बात? अब मुझे बताओ कि अगर हेलीकॉप्टर पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, तो यहां पर भी तो रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, नेट फोर्स का। तो मुझे बताएं कि इस कंडीशन में नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्या मैं इन दोनों फोर्सेस को प्लस करूंगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट में हम फोर्सेस को माइनस करते हैं, ज्यादा वाली में से कम वाली फोर्स को माइनस करेंगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस हेलीकॉप्टर पर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है। समझ आई बात? अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एफ ज्यादा है या डब्ल्यू ज्यादा है? हाँ भाई, एफ ज्यादा है या डब्ल्यू ज्यादा है? तो भाई ये ऐसे पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग, ऊपर जा रहा है। जो फोर्स ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाता है। अगर हेलीकॉप्टर असेंडिंग है तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है और नीचे वाली फोर्स कम है। अगर हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा होता इसका मतलब वेट ज्यादा होता और एफ कम होता। तो असेंडिंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है असेंडिंग, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ माइनस डब्ल्यू। समझ आई बात? तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, बेसिक्स हैं फिजिक्स की, इनको याद रखिएगा, बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स की, इनको याद रखिएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट फोर्स को हम फाइंड करते हैं प्लस करके, ऑपोजिट हो तो रिजल्टेंट फोर्स को हम फाइंड करते हैं माइनस करके, ज्यादा वाले में से कम को माइनस करते हैं। समझ आई बात? ओके, सॉल्यूशन करते हैं। मैं यहां लिखूंगा रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इज, नेट फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर
इज, हाँ भाई, नेट का मतलब टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो टोटल फोर्स को मैं एफ कहूंगा। अच्छा एक काम ही करते हैं, दो फोर्सेस है ना, एक नीचे खींच रही है डब्ल्यू और एक इस हेलीकॉप्टर का अपने इंजन की फोर्स है, वो फोर्स जो कि हेलीकॉप्टर पर लग रही है, तो मैं इस वाली फोर्स को लिख देता हूं एफ एच। एफ एच या स्मॉल एच से कर देते हैं, एफ एच। एफ एच का मतलब क्या है, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, ठीक है, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर बाय द हेलीकॉप्टर जो उसको ऊपर लेकर जा रही है। तो मैं क्या करूंगा भाई, एफ एच में से माइनस कर दूंगा डब्ल्यू को, सिंपल, एफ एच में से। अच्छा एक बात और भी करनी थी यहां पर हमें, कि हमें सबसे पहले मास कैलकुलेट करना था हेलीकॉप्टर का। चलो मास मैं आपको साइड में कहीं कैलकुलेट करवा देता हूं, क्योंकि यहां पर मास का काम है, बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये तीनों फोर्सेज हैं, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स और ये भी फोर्स। फर्क क्या है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर है जो कि उसको ऊपर लेकर जा रही है, और ये वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर है जो कि इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। हमें कौन सी कैलकुलेट करनी है, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, रिजल्टेंट नहीं, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, एफ एच कैलकुलेट करना है। तो एफ एच कैलकुलेट करने के लिए ये यहां पर जो है एक काम करते हैं, हाँ ये माइनस है, यहां पर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ प्लस W इज इक्वल टू एफ एच, यानी कि फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, ये हमें कैलकुलेट करना है। हाँ भाई, F अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F का फॉर्मूला क्या होता है, ma प्लस W का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अच्छा मैं यहां पर mg पुट कर सकता हूं, या मैं काम ही करता हूं, मुझे तो डायरेक्ट W गिवन है ना, वेट गिवन है, तो मैं यहां पर पुट नहीं कर रहा, बल्कि यहां पर मैं लिख सकता हूं 3920, बात खत्म, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर। अब मुझे यहां पर मास चाहिए, हेलीकॉप्टर का मास गिवन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, वेट को 9.8 से डिवाइड कर दो तो मास मिल जाता है। कहां से, ये देखो नोट कर लिएगा, W इज इक्वल टू एम जी, ये फॉर्मूला होता है। मास गिवन हो तो वेट कैलकुलेट करेंगे, तो मास को जी से मल्टीप्लाई, और अगर वेट गिवन हो तो वेट को जी से डिवाइड करेंगे। वेट कितना गिवन है, 3920, डिवाइड करेंगे किससे, 9.8 से, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मास इज इक्वल टू 3920 को जल्दी से डिवाइड करें 9.8 से, कितना आंसर आएगा, 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, 400 किलोग्राम। आंसर आ रहा है 400 किलोग्राम। इसका मतलब इस हेलीकॉप्टर का मास है 400 किलोग्राम। चाहे तो यहां पर डेटा में लिख लें, मास गिवन है 400 किलोग्राम, और चाहे तो इसका सॉल्यूशन भी डेटा में कर दिएगा आप लोग। मास गिवन है हेलीकॉप्टर का कितना, 400 किलोग्राम। तो जनाब मास की वैल्यू 400 इनटू एक्सेलरेशन कितनी गिवन थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस 3920 इज इक्वल टू फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर। 400 का डबल कितना हो जाएगा, 800, प्लस 3920 इज इक्वल टू फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, और 3920 को ऐड करेंगे 800 के साथ, तो ये बन जाएगा 47 कुछ समथिंग ना, कर लेते हैं ताकि गुंजाइश ना रहे गलती की। 3920 प्लस 800, 4720, वही सही था बिल्कुल, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लिया। एफ एच यानी कि फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू 4720 न्यूटन। आ गई, आंसर आ गया। यानी कि अगर हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ऊपर की तरफ जाए, तो उस हेलीकॉप्टर पर जो फोर्स लगेगी उसको ऊपर ले जाने के लिए वो कितनी लगेगी, 4720 न्यूटन। समझ आई बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं, इसी का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, इस बार वो ऊपर जा रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब, या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज जीरो, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जनाब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि इस बार हम कैलकुलेट करेंगे, अच्छा ये पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर व्हेन इट is ascending with constant speed. Got it? यानी कि दो पार्ट्स हैं। चलो मैं इसको हेडिंग बना देता हूं। एक हेडिंग ये है, यानी कि एक गिवन कंडीशन ये थी और एक गिवन कंडीशन ये वाली है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, पता चला कि हेलीकॉप्टर पर फोर्स इतनी लग रही है जब वो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है।
अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वाले पार्ट को, तो अगेन डेटा बनाएंगे। गिवन क्या है इस कंडीशन में? हाँ भाई, गिवन क्या है? हमें गिवन है अगेन हेलीकॉप्टर का वेट गिवन है। चलो लिख देते हैं, चलो वेट यहां पर आपको गिवन है। वैसे यहां पर कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है। 3920 न्यूटन। आपको यहां पर कांस्टेंट स्पीड गिवन है, कांस्टेंट स्पीड v 4 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ क्या रहा है? अगेन फोर्स बताओ कितनी लगेगी? फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर, कैपिटल F, ये हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर, इसको हम लिखेंगे रिक्वायर में, रिक्वायर्ड। आप बोलेंगे सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप, लेकिन खैर मैंने आपको बताया कि अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। अगर मेरा ये खुद का काम होता तो इतना मेहनत नहीं करता है, लेकिन क्योंकि ये आप लोगों के लिए तो मुझे थोड़ा सा सही करना पड़ता है। अच्छा, अब हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, इस बार भी ऊपर जा रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हो जाएगा कि उसमें एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। एक बात याद रखिएगा, बड़े गौर से सुन लें इस बात को, इस पार्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हम फॉर्मूला यूज करने नहीं जा रहे हैं। वो इस वजह से कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो हो, जो कि इस कंडीशन में जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो तो उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। खत्म बात। पढ़ा है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है फोर्स, F इज इक्वल टू ma। F है तो A है, F नहीं है तो A नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाली फोर्स होती है। अगर एक्सेलरेशन ही ना हो बॉडी के अंदर, इसका मतलब फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही बॉडी पर। तो क्योंकि इस वाली कंडीशन में हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड, साफ साफ लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है भाई। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। समझ आई? तो यहां पर हम खाली स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस द एक्सेलरेशन of the helicopter या in the helicopter is zero, therefore the force acting on the helicopter is also zero। कौन सी फोर्स? अब देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, ये मत समझिएगा कि इसका आंसर जीरो होगा, नहीं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये वाली इक्वेशन याद है आपको, मैंने अभी जो सॉल्व करवाई है, हमें दोबारा से इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ज्यादा कोई सॉल्यूशन है नहीं, वैसे ज्यादा सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं है कि आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू, एम की वैल्यू, इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन किस तरीके से, ये देखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर और W हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखें। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इज, रिजल्टेंट फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इज, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, F इज इक्वल टू FH माइनस W। ठीक है ना, अभी भी ऊपर ही जा रहा है तो आपने लिखा FH माइनस W। अच्छा, अब ये कौन सी फोर्स है रिजल्टेंट? ये है फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर और ये है W वेट। इनमें से कौन सी वाली फोर्स जीरो होने की बात कर रहा हूं मैं? ये वाली नहीं, ये तो होगी तो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अगर हेलीकॉप्टर की अपनी ही फोर्स नहीं होगी तो हेलीकॉप्टर का जा ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो तो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा। तो ये वाली फोर्स जीरो होगी। याद रखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं करती, जीरो होती है अगर बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन, if acceleration of the body, acceleration in the body is zero, then there is no net force acting on it। net force, total force, resultant force जीरो हो जाती है, याद रखिएगा। तो मैं यहां पर इस रिजल्टेंट फोर्स की जगह क्या लिखूंगा? जीरो। ये कैलकुलेट करनी है फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, माइनस वेट कितना है 3920 न्यूटन। बस इसमें क्या सॉल्यूशन, ये माइनस का यहां पर आके प्लस का हो जाएगा, तो फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर कितनी आई 3920 न्यूटन। ये हमारा दूसरे का आंसर है। मतलब पहला आंसर हमारा ये वाला है, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर जब वो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा था तो ये है फोर्स, और फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो ये है फोर्स। समझ आई बात? तो जब कांस्टेंट स्पीड के साथ जाएगा
तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, एफ जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो हो तो बॉडी की रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है, रिजल्टेंट जीरो हो जाती है। बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जीरो नहीं होते, जैसे कि ये और ये कंपोनेंट्स हैं, फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी लेकिन उनका रिजल्ट जीरो हो सकता है। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर उतनी ही है जितना वेट है। तो सेकंड वाली कंडीशन में एफ एच और डब्ल्यू दोनों जीरो हैं और ये बॉडी जो है इसी वजह से जीरो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम इन विच द नेट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो जनाब जब एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा था तो ये सॉल्यूशन है, फोर्स का आंसर आया ये, और जब कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा था तो ये सॉल्यूशन है और आंसर है 3920 न्यूटन। सॉल्यूशन नोट करें, आगे चलते हैं। तो ये थी हमारे पास इस यूनिट नंबर 3 यानी कि डायनामिक्स वाले चैप्टर की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। मुझे वीडियो यहाँ पर स्टॉप करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है। मैं चाहता तो सारी प्रॉब्लम्स एक साथ करवाता, मेरी ये थी कोशिश। ये फर्स्ट पार्ट आप इसको कंसीडर करिएगा, यूनिट 3 की न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट पार्ट है। बाकी की जो 4 प्रॉब्लम्स हैं वो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर यानी कि पार्ट 2 के अंदर मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिएगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी अपलोड कर दूं बाकी भी प्रॉब्लम्स को मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।